मैं विशेष धन्यवाद करूंगा राजकुमार आनंद जी को, जो परंपरा हमने यहां से बहुजन महापुरुषों की जयंती की शुरुआत की थी, उसको उन्होंने आगे बढ़ाने का और आगे चलाने का सिलसिला जारी रखा। इसके लिए उनको बधाई। साथियों, जो लोग अपना इतिहास नहीं जानते वो कभी इतिहास नहीं बना सकते। आज हम सावित्रीबाई फुले जी की जयंती मना रहे हैं, लेकिन सावित्रीबाई फुले जी के बारे में हमारे कई साथियों ने बोला। ये जो 31 तारीख, 31 दिसंबर, 1 जनवरी, 2 जनवरी और 3 जनवरी और 9 जनवरी, ये जो 10 दिन है बेहद महत्वपूर्ण है। बहुजन मूवमेंट के हिसाब से ये 10 दिन इतने महत्वपूर्ण हैं कि आपको उस गौरव की अनुभूति होनी चाहिए। और ये मैं इसीलिए आपको याद दिलाना चाहता हूं क्योंकि जो लोग अपने बुजुर्गों का इतिहास नहीं जानते वो कभी इतिहास बना नहीं सकते। 31 दिसंबर 1818 को पेशवाओं ने, जिन्होंने देश के दलितों के मुंह के सामने कुल्हड़ और पीछे झाड़ू बांधने का काम किया था, जिन्होंने भारत की लोहाओं के साथ दुनिया में सबसे ज्यादा अभद्रता वाला काम किया था, उनके बीच और हमारे वीर महार जिस समाज से डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर थे, उनके बीच युद्ध हुआ। 31 दिसंबर 1818 को पेशवाओं की सेना में 28,000 सैनिक थे, 20,000 घुड़सवार थे, 8,000 पैदल सैनिक थे। लेकिन एक तरफ जो समाज हजारों साल की जिल्लत भरी जिंदगी से तंग आकर और जिन पेशवाओं ने उनकी जिंदगी को जहन्नुम बनाकर उनके मुंह के सामने कुल्हड़ और पीछे झाड़ू बांधने का काम किया, उस जिल्लत से बदला लेने के लिए दिल में आ रहा था। इतिहास के पन्नों में कभी इस तरह का युद्ध आपने कभी ना तो देखा होगा ना कभी देख पाओगे। एक तरफ 28,000 की पेशवाओं की सेना और एक तरफ 500 हमारे दलित समाज के, महार समाज के बहादुर सैनिक। 24 घंटे के अंदर जो युद्ध 31 दिसंबर को शुरू हुआ, 24 घंटे के अंदर 500 महासैनिकों ने 28,000 की पेशवा सेना को निस्ते नाबूद कर दिया। एक तरफ तो ये गौरवशाली दिन हम मना रहे हैं और दूसरी तरफ 3 जनवरी को माता सावित्रीबाई फुले का जन्म हुआ। जन्म तो होता है और मरता भी है, लेकिन इतिहास पुरुष वो बनते हैं जो लीक से हटकर काम करते हैं, जो अपने लिए नहीं जीते, जो दूसरों के लिए जीते हैं। आज मैं आपको उनके कुछ ऐसी बातें जो शायद आपको कभी चर्चा नहीं हुई होंगी और बहुत संक्षिप्त में बताऊंगा, क्योंकि आप लंबे समय से बैठे हैं। कुछ चीजें आपको पता है लेकिन कुछ ऐसी जो नहीं पता। 1 जनवरी 1848 को जिस भारत में मनुस्मृति की वजह से, हिंदू धर्म शास्त्रों की वजह से देश के 90% लोगों के पढ़ने लिखने पर धार्मिक बंदिश थी, व्यापार करने पर, संपत्ति रखने पर धार्मिक बंदिश थी,
और केवल दलित पिछड़े आदिवासी नहीं, भारत की किसी भी जाति और धर्म की महिलाओं के पढ़ने पर धार्मिक बंदिश थी। भारत में पहली बार भारत में महिलाओं को पढ़ाने के लिए पहला स्कूल महिलाओं का 1 जनवरी 1848 को माता सावित्रीबाई फुले ने खोला। हम लोग उसकी भी वर्षगांठ मना रहे हैं। मैं 1 जनवरी को उस स्कूल में गया था, पूना के अंदर, पूना कोरे गांव भी गया। लेकिन यह शायद बात आपने सुनी भी होगी, आप जानते भी होंगे, जो मैं आपको बताने वाला हूं, जो आपने कभी सुनी नहीं होगी। ज्योतिबा फूले जी के समय ज्योतिबा फूले जी का 300 एकड़ का बाग था और खेती के मामले में बड़ी विद्वता हासिल थी। लेकिन उसके साथ साथ उस वक्त के उस वर्ष का इनकम टैक्स रिटर्न को आप देखोगे तो आप गौरवान्वित हो जाओगे। जिन टाटा की हम आज बात करते हैं और सुनते हैं कितने अमीर आदमी है, उस वक्त टाटा का 1 साल का आय 20 लाख रुपया था। लेकिन ज्योतिबा फूले जी की वार्षिक आय 21 लाख रुपए थी। लेकिन उन्होंने अपना पूरा जीवन, अपना पूरा सामर्थ्य, अपनी पूरी ताकत, अपना पूरा पैसा, क्योंकि वो बहुत बड़े कॉन्ट्रैक्टर भी थे, वो पूरा लगाकर समाज का निर्माण किया। मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, आप ज्योतिबा फूले जी की लिखी हुई गुलामगिरी जरूर पढ़ना। अगर आप अपने बुजुर्गों के इतिहास को जानना और पढ़ना और समझना चाहते हो तो ज्योतिबा फूले जी की लिखी हुई गुलामगिरी जरूर पढ़ना। और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का वो भाषण जो 1935 में होना था, एनिवेशन ऑफ कास्ट, यानी कि जाति का विनाश, उसको जरूर पढ़ना। अगर आपने ये नहीं पढ़ा तो आप लोग एक मजबूत समाज का निर्माण नहीं कर सकते। जो लोग जीवन में त्याग करते हैं वो इतिहास बनाते हैं, इतिहास पुरुष बनते हैं। एक तरफ फूले जी ने अपनी पूरी प्रॉपर्टी को लगाकर समाज का निर्माण किया, एक तरफ डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को देख लीजिए, पूरे जीवन जो कष्ट सहे वो अलग। लेकिन दिल्ली के करोल बाग में डॉक्टर अम्बेडकर भवन, रानी झांसी रोड, इतनी बड़ी जमीन वो अपने बैंक अकाउंट के चेक से 4500 रुपए का चेक काटकर, उसकी कॉपी मेरे पास है, इतनी बड़ी जमीन खरीद कर समाज के लिए देकर चले गए। और केवल ये अम्बेडकर भवन की जगह नहीं दी। जिन लोगों ने औरंगाबाद का सिद्धार्थ कॉलेज देखा हो, अरबों की नहीं खरबों रुपए की जमीन, सैकड़ों बीघा जमीन में इतना बड़ा कॉलेज, लॉ कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, मैनेजमेंट कॉलेज, तमाम तरह की डिग्रियां वहां से आज बच्चे कर रहे हैं, वो भी वो समाज को दे गए। और बॉम्बे का मिलिंद कॉलेज, वो भी समाज को दे गए। तो जो लोग समाज के लिए अपना सब कुछ बलिदान कर देते हैं, वो लोग इतिहास पुरुष बन जाते हैं। आप लोगों को समझना पड़ेगा, आपकी हमारी एक जिम्मेदारी है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने अपने 4 बच्चे गंवा दिए, जवानी में अपनी पत्नी माता रमाबाई को गंवा दिया। सोच के देखो, अपने 4 बच्चे और अपनी पत्नी को गंवाने के बावजूद उन्होंने अपना पूरा जीवन हमारे और आपके लिए कुर्बान किया। क्या डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की कुर्बानी को हम बेकार कर देंगे? क्या समाज के प्रति हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है? हम सब लोग को एक बात समझनी पड़ेगी। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने क्रांति करके हमारे हजारों साल की गुलामी को तोड़कर हमारे आगे बढ़ने के रास्ते बनाए। उन्होंने क्रांति की तो हमारे आगे बढ़ने के रास्ते बने। लेकिन उसके बाद एक दौर प्रतिक्रांति का आया
जितने रास्ते उन्होंने हमारे समाज के आगे बढ़ने के बनाए, वो सारे रास्ते सरकारों ने, सत्ता में बैठे हुए लोगों ने आज बंद कर दिए। आप बताइए क्या पढ़ाई के बिना हम लोग तरक्की कर सकते हैं? आप बताइए अगर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कुर्बानी नहीं करते, अगर हमारे पढ़ने लिखने के लिए रिजर्वेशन की व्यवस्था ना करते, अगर सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन करके हमारे अफसर बनने का रास्ता ना खोलते, अगर वो राजनीतिक रिजर्वेशन देकर हमारे काउंसलर, एमएलए, एमपी बनने का रास्ता ना बनाते, तो क्या राजेंद्र गौतम कभी एमएलए और मंत्री बन पाता? क्या राजकुमार आनंद कभी जीवन में मंत्री एमएलए बन पाते? क्या वीणा आनंद कभी एमएलए बन पाती? हम जो कुछ बने हैं केवल अपनी मेहनत से नहीं, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के त्याग और बलिदान और कुर्बानी के लिए बने। लेकिन दुख इस बात का है, हमारे लोग डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को मानने की तो बात करते हैं, लेकिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की बात को नहीं मानते। वो लोगों को कहते थे पाखंडवाद से, अंधविश्वास से दूर हो जाओ और बुद्ध के रास्ते पर चलकर अपना दीपक स्वयं बनो। किसी बात को इसलिए मत मानो कि बड़े बड़े महापुरुषों ने कही है, बड़े बड़े ग्रंथों में लिखी है। किसी बात को मानने से पहले पढ़ो, जानो, समझो, अपनी बुद्धि और विवेक की कसौटी पर कस कर देखो, और उसके बाद आपको लगे ये बात सही है तो उस बात को मानो। लेकिन हमने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की बात को नहीं माना। हम लोग सबसे ज्यादा बड़े अंधविश्वासी पाखंडवादी बन गए। हमारे बच्चे स्कूल जाने की बजाय कावड़ लेने जा रहे हैं। हमारे बुजुर्ग अपने बच्चों के कोचिंग की व्यवस्था, पढ़ाई की व्यवस्था में कहते हैं पैसे नहीं है, लेकिन लाखों रुपए खर्च करके जागरण करवा रहे हैं। क्या इससे हमारे समाज का भला हो जाएगा? क्या इससे हमारे बच्चों के जीवन में कोई खुशहाली या तरक्की आएगी? और सबसे ज्यादा दुखदायी बात जो मैं अब आपको बताना चाहता हूं, हो सकता है आप उस बात को जानते हो, लेकिन अनजाने में आप उसको इग्नोर कर रहे हैं। हम जो यहां तक आए हैं केवल पढ़ाई की वजह से आए हैं। बाबा साहब ने पढ़ने का रास्ता बनाया, रिजर्वेशन दिया तो हम लोग यहां तक पहुंचे। लेकिन क्या आपको पता है आपके आने वाले बच्चों के भविष्य की पढ़ाई के रास्ते बंद कर दिए गए हैं। नई एजुकेशन पॉलिसी ने रही सही कमर भी तोड़ दी। आज दलित समाज के, पिछड़े समाज के, आदिवासी समाज के, अल्पसंख्यक समाज के 99% बच्चे हायर एजुकेशन का खर्चा नहीं उठा सकते। अगर आपको अपने बच्चे को हायर एजुकेशन में, प्रोफेशनल कोर्स में भेजना है तो आपको लाखों रुपए की सालाना फीस खर्च करनी होगी। और जो सरकार पढ़ाई की बात तो कर रही है, लेकिन मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, क्या 12वीं तक की पढ़ाई करके कोई किसी लायक बन पाएगा? 12वीं तक तो सरकारें पढ़ा रही हैं। मुझे बताइए 12वीं के बाद हायर एजुकेशन पे तो कोई सरकार पैसे नहीं दे रही। तो हायर एजुकेशन की व्यवस्था अगर सरकारें नहीं करती तो क्या हमारे बच्चे पढ़ लिख कर कामयाब हो पाएंगे? 10वीं 12वीं पढ़े हुए से क्या होना है? हमारे आगे बढ़ने के रास्ते लगातार सरकारों के द्वारा साजिश के तहत बंद किए जा रहे हैं। इंडियन रेलवे बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिए, एरिया बेच दिया, बैंक बेच दिए, इंश्योरेंस कंपनी बेच दी, पेट्रोलियम कंपनी बेच दी, गैस कंपनी बेच दी। जहां जहां हमारे लोग नौकरियों में आ जाया करते थे, वो ज्यादातर कंपनियां ऑलरेडी बेच दी गई। और केवल कंपनियां नहीं बेची, हमारे मेजोरिटी में लोग 4th क्लास में आ जाया करते थे, उसको पूरी तरीके से ठेकेदारी प्रथा लाकर हमारे लोगों के 4th क्लास में आने के भी रास्ते बंद कर दिए। और जो सरकारों से थोड़ा बहुत लोन मिल जाया करता था, उससे भी लोग अपने छोटे मोटे रोजगार शुरू किया करते थे।
आज सरकारों ने उन उपक्रमों को हालत ऐसी कर दी, उनके पास पैसा नहीं है, यानी कि अब आप सरकार से लोन लेके भी कोई व्यापार भी नहीं कर सकते। तो आपके आगे बढ़ने के सारे रास्ते लगभग बंद कर दिए गए। मैं पूछना चाहता हूं आप सबसे, क्या हमें अपने आने वाले बच्चों को हम लोग क्या गुलाम देखना चाहते हैं? मैं आप सबसे पूछ रहा हूं, क्या आप अपने बच्चों को गुलाम देखना चाहते हो? नहीं। लेकिन आप चाहते हो या नहीं चाहते, आपके बच्चे गुलाम बनने वाले हैं, ये तय है। और उसका कारण है, हमारे लोगों पे इतना पैसा नहीं कि अपना व्यापार कर लें। हमारे लोग यूनाइटेड नहीं है, पढ़ाई हाथ से छीन रही है, नौकरी हाथ से जा रही है, और हम लोग जिस रास्ते पे चल रहे हैं वो रास्ता हमारे लोगों को गुलामी की तरफ ले जा रहा है। हमारी हर वीडियो सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके दबाएं बेल आइकॉन।